बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के अहम मसाइल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से शाहिद हुसैन सैलरा, इस्लामाबाद स्टूडियो से रियाजुल हक और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है फ़हीम अमीन ने। नाज़रीन, आज की पहली खबर है कराची में इदारा अमराज़े क़ल्ब में होने वाली अद्वियात की बेदरेक चोरी पर। फार्मेसी से होने वाली इस चोरी में ना सिर्फ अफसरान मुलव्वस पाए गए हैं बल्कि कई मुलाजमीन भी इस बहती गंगा में हाथ धोकर कई बरसों तक मुल्क के खजाने को करप्शन का टीका लगाते रहे हैं। अंदाजे के मुताबिक हर रोज 15 से 20 लाख की अद्वियात चोरी होती रही हैं, मगर किसी को हवा तक नहीं लगने दी गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से शाहिद हुसैन सैलर। जी शाहिद, ये बताइएगा कि लाखों की अद्वियात चोरी हो गई हैं, किसी को कानो कान इल्म नहीं हो सका, तो ये मामला क्या है, माजरा क्या है, बताइएगा। देखिए, ये अमराज़े क़ल्ब जो कराची का है, इस हवाले से अगर आप बिलावल भुट्टो साहब की अब तकरीरें सुने, इलेक्शन कैंपेन में उनकी बातें सुने, उसके बाद फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं या सूबाई वज़रा, सबसे बेस्ट कराची का अस्पताल इसको करार दिया जाता है, जिसमें ये भी दावा किया जाता है कि ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं बल्कि दुनिया के कई ममालिक से लोग जो है इस अस्पताल से इलाज करवा कर मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन ये वो अस्पताल है जिसके बारे में कहा जाता है कि जी यहाँ ट्रीटमेंट के साथ साथ लोगों को मुफ्त अद्वियात भी दी जाती है। लेकिन इस अस्पताल में यानी कि जो बेस्ट तरीन अस्पताल है कराची का, उसमें करप्शन, बदनवानी और दीगर जो मसाइल हैं वो अब तक जड़ें मजबूत कर चुके हैं। कुछ अर्सा पहले एक इंतजामिया थी इस अस्पताल की जिसमें जो आम डॉक्टर की जिसकी तनख्वाह जो है 1 लाख रुपए होनी चाहिए थी, उसको 10-10 लाख रुपए तनख्वाह के ऊपर रखा गया था। और कई कॉन्ट्रैक्ट पर ऐसे मुलाजिम थे जो अहलियत भी नहीं रखते थे, लेकिन उसके बावजूद वो लाखों रुपए की तनख्वाहें और मरात वसूल करते रहे। वो चैप्टर क्लोज हुआ। उसके बाद फिर नई इंतजामिया आई। उस नई इंतजामिया में भी अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर रोज़ाना की तादाद में लाखों की अद्वियात चोरी हो जाती हैं। आपको मालूम होगा कि किसी भी सरकारी अस्पताल में सिंध में आप चले जाएं तो उसके बाद फिर वहाँ जब हुकूमत के फ़ंड्स और जब बजट मंजूर होते हैं तो उसमें मुख्तस किया जाता है कि सेहत के लिए क्या फ़ंड्स होंगे, उनके बजट में उनको कौन से अस्पताल में कितना ट्रीटमेंट लोगों का किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अद्वियात के लिए पैसा तो मुख्तस किया जाता है, लेकिन लोगों को पर्ची थमा दी जाती है, जी आप ट्रीटमेंट तो यहाँ करा रहे हैं लेकिन आप दवाई बाहर से लेके आएँ, चाहे वो इंजेक्शन हो, सिरंज तक भी हो, वो भी बाहर से मंगवाई जाती है। तो इस अस्पताल में भी सूरत हाल कुछ इसी नोयत की रही है कि जो दवाइयाँ मरीज़ों के लिए मुख्तस थी वो दवाइयाँ मरीज़ों को लगाने के बजाय बल्कि बाहर बेच दी जाती हैं और मरीज़ों को इसी तरह रुलना पड़ता है, अपनी जेब से खर्च करके दवाई लानी पड़ती है और एडमिट होने के बावजूद उनको जो है ट्रीटमेंट उस लिहाज से नहीं होती। पता ये चला कि कोई बाहर से नहीं लेकिन अपना ही जो फार्मेसी का HOD था वो इसमें मुलव्वस था और उसके बाद फिर जब सुराग लगाया गया तो उसमें उनको मुअत्तल किया गया है और बताया गया है कि उनके खिलाफ अब बाकायदा तौर पर महकमा जाती कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है और उसके बाद फिर मज़ीद इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी अगर मज़ीद क्राइम साबित होगा। अब हमने गुज़श्ता रोज़ जो है वो 2-3 जो अफसरान हैं आला उहदों पर हैं उनसे बात की और तर्जमान जो अमराज़े क़ल्ब हैं उनसे भी हमने बात की कि इसका जो कुछ हो रहा है यानी कि करप्शन की नज़र हो रही है, लाखों रुपए की दवाई चोरी हो रही है, मरीजों को लगने के बजाय अब वो आम मार्केट में फ़रोख्त हो जाती है। तो उस हवाले से आप खुद आके सामने आए और मौक़िफ़ दें। तो उनका ये कहना है कि देखें हमने मुअत्तल कर दिया है, कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, अब जब हतमी कार्रवाई होगी, ये खुद जो HOD हैं इस डिपार्टमेंट में कि वो इस पर मुलव्वस हैं या इनके साथ मजीद कुछ लोग होंगे, तो उसके बाद फिर जब हतमी कार्रवाई हो जाएगी तभी हम मीडिया पे आएंगे और आके तफसीलात सामने रखेंगे। लेकिन जो हमें दस्तावेज़ात मसूल हुई और उसमें जो डिटेल कुछ और मालूम हुई तो उस हिसाब से शोबा फार्मेसी के सरबराह वो मुबैना तौर पर इस चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं, उनको ओहदे से हटा दिया गया है और मजीद उनके खिलाफ जो कार्रवाई के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है जिसमें उनके साथ दीगर जो मुलाजमीन अगर मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हतमी तौर पर ये कहा गया है कि 15 से 20 लाख रुपए की जो है दवाई रोजाना की तादाद में चोरी की जाती है। अब एक और चीज है बड़ी अहम यहाँ पर कि ये चोरी कब से की जा रही थी, कितना ड्यूरेशन इसको गुजर चुका था और किसी को इसका इल्म नहीं हुआ। देखिए, जो इल्म नहीं हुआ इस हवाले से अब तक हतमी उन्होंने राय नहीं दी। कल मैं उनसे बार बार फ़ोन पे बात करने की कोशिश करता रहा, उन्होंने ये कहा कि जी कमेटी बना दी गई है, अब कमेटी तमाम मामलात का जायज़ा लेगी और उसके बाद फिर जो है वो हतमी तौर पर चीज़ें सामने रखी जाएंगी। लेकिन फ़िल वक्त ये चीज़ें सामने आई कि दवाई चोरी हो रही थी, उसमें हमने जो फार्मेसी के इंचार्ज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया, उनको ओहदे से हटा दिया गया, फ़िल वक्त उनके खिलाफ तहकीकात की जा रही है। दूसरा, चूँकि ये एक बड़ा हॉस्पिटल है और आपको याद होगा डॉक्टर रूथ फाओ यानी कि जो सिविल हॉस्पिटल कराची है
बिल्कुल। कुछ अर्सा पहले वहाँ से भी सब खबरें सामने आई कि उस हॉस्पिटल से भी कैंसर की जो मर्ज की दवाई थी 37 करोड़ रुपए की, मामूली बात नहीं है, लाखों रुपए की दवाई नहीं है, करोड़ों रुपए की दवाई वहाँ से चोरी हो जाती है और किसी को कानो कान खबर है। बिल्कुल, तो ये मतलब ये एक जून में, मतलब आज से तकरीबन कोई 1 महीना पहले की बात है कि वहाँ पर भी इसी तरह 2 मुलाजमीन को जिम्मेदार करार दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमे के बाद अब तक उनका ये नहीं पता चल सका कि जी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, वो फिल वक्त गिरफ्तार नहीं हो सके। तो सिचुएशन ये है कि ये अमराज कल्ब है या सिविल हॉस्पिटल कराची है या दीगर अस्पताल हैं। दावे तो बहुत किए जाते हैं जी, मैनेजमेंट बेहतरीन काम कर रही है और सिंध में सिंध तरक्की में सबसे आगे जिस तरह कहा जाता है उस तरह भी है और बहुत अच्छा काम भी 15-16 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है। जाहिर सी बात है जब एक ही पार्टी की हुकूमत होगी तो फिर मैनेजमेंट उन्हीं की लगाई गई होगी, लेकिन अपने ही लोग जो है वो अपने लोगों का यानी कि सूबे के लोगों का इलाज करने के बजाय वो दवाई और जो सहूलियात मरीजों को अस्पताल में दी जानी चाहिए वो करप्शन या चोरी की नजर हो जाती है। 37 करोड़ रुपए वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जो खासतौर पर जो कैंसर के मरीजों का इलाज होना था। आप खुद बताइए कि कैंसर का मरीज अगर सरकारी अस्पताल में वो इस जो रकम की जो दवा थी तो शाहिद आप एक बता रहे हैं ना, तो ये बाकी भी सारी अद्वियात चोरी हो रही हैं, तो अद्वियात की चोरी के जरिए सरकारी खजाने को अब तक कितना नुकसान हो चुका है? अब इनके खिलाफ भी यानी कि अमराद कल्ब के अलावा जो ये डॉक्टर रुतफ हॉस्पिटल जो है उसमें भी कमेटी बना दी गई है। 2 अफसरान को इसमें मुकदमे में नामजद किया गया है। MS डॉक्टर जो खालिद बुखारी हैं उनकी मुद्दयत में मुकदमा थाना आराम बाग में दर्ज किया गया था। उसमें जो दफ़ात है उसमें 409 की लगाई गई हैं और 34 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा लगाने के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें बताया गया है जो 2 लोग हैं, एक तो नर्सिंग स्टाफ है अच्छा, और उसके बाद फिर सिविल अस्पताल के जो डिस्पेंसर हैं उनको ओहदे से हटाया गया है। इन दोनों को मुकदमे में बाकायदा नामजद करके इनके खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है कि इनके साथ साथ मजीद लोग जो है कौन कौन मुलविस था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इनका जो करप्शन और बदनवानी की जो जड़ें हैं वो किस हद तक मजबूत होंगी। मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन ये 2 लोग जिनके नाम डॉक्टर रुतफ से जो मैंने बताया कि उनको भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। यानी कि मुकदमा दर्ज करके ऐसा लग रहा है कि जैसे एहसान तो कर दिया गया है लेकिन वो जो मरकजी किरदार हैं वो कहाँ गए, पुलिस या दीगर इदारे उनको शाहिद इस हवाले से क्या तमाम मुल्ज़िमान की निशानदही हो गई है? कमेटी बना दी गई है, 2 को नामजद किया गया है, बाकियों के खिलाफ तहकीकात के बाद पता चलेगा कि और कौन कौन से इसमें मुलविस है। यानी कि 2 अलग अलग अस्पताल हैं, 2 अलग अलग वाक़यात हैं और दोनों अलग अलग लोग नामजद हैं और उसके बाद फिर अब कमेटियां तहकीकात करेंगी। अब कमेटियों की तहकीकात के बाद आपको पता है वो होता क्या है, वो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्जी तौर पर उनको हुदूद से हटाया गया है। 2 के खिलाफ एक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, दूसरे के खिलाफ अभी इब्तदाई तहकीकात है और तहकीकात के बाद मजीद जो है उनका फाइनल किया जाएगा कि मजमूई तौर पर कितनी दवाई चोरी की गई, कितनी रकम की थी, कितनी मालियत की बनती थी और उसके बाद फिर और कौन कौन लोग शामिल थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरह भाई ये एक लहर थी कि माजी में आपको याद होगा कि अभी तक डिसाइड किया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इब्तदाई तौर पर यह कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, बाकी कमेटी फैसला करेगी कि कौन कौन लोग इसमें मजीद शामिल थे। यानी कि जो डॉक्टर रुतफ हॉस्पिटल में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनको ओहदों से हटाया गया है। उनके खिलाफ जो कि कैंसर के मर्ज की दवा थी वो चोरी करके फरोख्त करने का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। इसके अलावा जो अमराज कल्ब यानी कि NIC भी है कराची का, उसमें जो HOD मुलविस पाए गए हैं उनके ऊपर जो है उनको ओहदे से हटाने के बाद उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। अब उनका भी जो सुराग लगाया जाएगा कि तहकीकाती कमेटी सुराग लगाएगी कि वो मजमूई तौर पर कितनी दवाएं चोरी करने में मुलविस है और उनके साथ और कौन कौन शामिल था। इस हवाले से अब कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। अब मुमकिन है कि इस खबर के बाद शायद कोई और एक्शन हो सके, लेकिन ये सिलसिला थमा नहीं है। ये चीज़ सामने लाने का मकसद भी ये था कि दावे तो बहुत किए जाते हैं जी, दुनिया भर से लोग सिंध के अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं और इलाज भी मुफ्त किया जा रहा है, लेकिन ये उन अस्पतालों का मैं तस्करा कर रहा हूँ जिनका पूरी दुनिया में नाम है पीपल्स पार्टी के मुताबिक या सूबाई हुकूमत के मुताबिक, लेकिन वहाँ ये सूरत हाल है तो दीगर अस्पतालों में क्या सूरत हाल होगी और जो सिंध के दूर दराज इलाकों के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। इससे फिर बाखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ मैनेजमेंट मजबूत है, जहाँ पर सबकी नज़र है बड़े शहर में और वहाँ पर कैंसर की दवा भी चोरी हो जाती है और अगर कोई दिल के अमराज में मुलविस है तो उनकी दवाएं भी इसी तरह चोरी की नज़र हो जाती हैं, तो फिर आम मरीज जो दूर दराज इलाकों में वो किस तरह फ़ायदा उठाते होंगे, ये इसका आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मामला तो हाईलाइट हो गया जिसके बाद कुछ तहकीकात की गई हैं और कार्रवाई का भी आगाज़ किया जाएगा, तो क्या इस मामले के हाईलाइट होने के बाद चोरी का जो वारदातें हैं या चोरी जो की जा रही थी उसमें कोई रोकथाम हुई है?
देखिए, कल जो मेरी NICVD जो कि अमराद कल्ब कराची के जो इंतजामिया हैं, उनका ये कहना है कि जो मैनेजमेंट चेंज हुई थी उसमें काफ़ी तब्दीली आई थी। चूँकि पहले जिस तरह एक भारी मराद के बाद जो है मुलाजमीन को नौकरियों पर भर्ती किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन को भी इसी तरह भारी मराद के तहत रखा गया था, उनके बाद काफ़ी तब्दीली आई थी, जिसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर टेस्ट करवाते थे मरीज आके तो वो भी बेहतर हो गए थे। लेकिन अब जो ये नई सूरत हाल हुई है उस पर वो खुद भी चौंक गए हैं कि इंतजामिया तब्दील होने के बावजूद जो एक चोर बाजारी थी या चोरी थी वो ख़त्म नहीं हो सकी है। तो वो खुद हैरान थे कि बीच में ये बात सामने आ रही है कि जो पुरानी इंतजामिया जो थी, जिसमें जो आपको याद होगा मैंने जो नवीद कमर साहब ने, उनके भाई थे नदीम कमर साहब के, जो कि अमराज कल्ब के डायरेक्टर थे, उनकी एक पूरी इंतजामिया थी, उनकी लगाई हुई थी, तो वो हट गई है। उनके ऊपर चूंकि करप्शन के चार्जेस थे, नैब ने तहकीकात की और नैब ने जब छापे मारे तो आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा के साथ साथ बिलावल भुट्टो ने भी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि एक अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें जो है वो निशाना नैब की तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन वो चीज़ें सामने आने के बाद ओहदों से उनको हटाया गया, यानी कि जो चीज़ें करप्शन की बदनवानी की हाईलाइट हुई उसके बाद काफ़ी खलबली मची थी। लेकिन उसके बाद अब ये स्कैंडल पहली बार सामने आ रहा है, तो इसमें हैरानकुन सूरत हाल ये है कि जो मादी में चल रहा था इसका मतलब अब भी चल रहा है, तो इसकी रोकथाम करना अब इंतजामिया का काम है। कमेटी बना दी गई है, अब कमेटी जो है एक्शन लेगी तो शायद सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो सके कि ये चोरी के साथ साथ और क्या कुछ चल रहा है या उसकी रोकथाम जो है मजीद बना दी गई है, उसको रोक दिया गया है या नहीं, उसका कमेटी फैसला करेगी तो मजीद चीज़ें सामने आ सकेंगी। तो वो जो थे शोबा फार्मेसी के सरबराह थे, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? देखिए, जब ये चोरी उनके खिलाफ साबित हुई, मुलविस पाए गए, तहकीकात इब्तदाई हुई, उस पर 15 से 20 लाख रुपए उससे ज़्यादा की जो है चोरी में मुलविस पाए गए रोज़ाना की बुनियाद पर, तो उनके ओहदे से फौरी तौर पर हटा दिया गया है। और अब जो है उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का जो है आगाज़ कर दिया गया है। अब महकमा जाती कार्रवाई के लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई है, उसमें तमाम वो पहलुओं के दवाई चोरी किस किस अंदाज से किस तरह की जा रही थी और उनके साथ मुलविस था तो कौन था, उस पर जो है वो काम जारी है। कमेटी जब अपनी सिफारिशात के साथ साथ हतमी कार्रवाई कर लेगी तो उसके बाद ही फिर बताया जाएगा। ये इंतजामिया का कहना है कि मीडिया को भी आगाह किया जाएगा। का इस हवाले से अपना कोई मौक़िफ़ पेश किया, उन्होंने अपना कोई मौक़िफ़ पेश किया इस हवाले से, कोई उनकी जानिब से कोई बात सामने आई? नहीं, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है NICVD इंतजामिया की जानिब से, जिसमें उनको मुअत्तल किया गया है। तर्जमान से मैंने खुद बात की 2 दफ़ा, उनका ये कहना है कि फ़िल वक्त हमें जो हाईएप्स हैं उन्होंने डायरेक्टर, सुपरवाइज़र और दीगर जो अफसरान हैं उनको अपना मौक़िफ़ सामने रखने से रोक दिया है। मीडिया अपीयरेंस से भी रोक दिया है कि मीडिया पर आप जाकर किसी भी मामले की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। हतमी कार्रवाई या हतमी मामला तब मीडिया के सामने रखे जाएंगे जब कमेटी अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेगी। तो अब कमेटी की बात का इंतज़ार है कि अगर कमेटी मुमकिन है कि फ़िल वक्त इनको से मुअत्तल किया गया है तो मुकदमा दर्ज कराए और उसके बाद फिर इनके लिए इनको जो गिरफ्तार करवाए। लेकिन ये उन्होंने इशारा ज़रूर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि मामला मजीद एंटी करप्शन की तरफ जाएगा, कि एंटी करप्शन हुकाम से इस मामले की तहकीकात कराई जाए और उसके बाद फिर अगर ये मुलविस पाए गए तो इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करके एंटी करप्शन कोर्ट में केस भी चलाया जाए। अच्छा, क्योंकि मामला तो अब सामने आ चुका है शाहिद, तो एंटी करप्शन की तहकीकात कब से शुरू हो सकती हैं? मुमकिन तौर पर जो सिफारिशात हैं वो कमेटी की सिफारिशात के बाद ही जो है कार्रवाई हो सकती है। असल में सूरत हाल यहाँ पर ये भी देखने में आती है, जब कमेटियाँ बनाई जाती हैं तो उसके बाद फिर कमेटियों के ऊपर जो कार्रवाई होती है वो फिर उसकी जो हैसियत है वो मामूली सी रह जाती है, क्योंकि जब अक्सर कहा जाता है जी जब किसी मामले पर मिट्टी डालनी होती है तो उसके बाद फिर वो कमेटी बना दी जाती है। तो अगर जो चीज़ें इब्तदाई तौर पर सामने आई हैं और नोटिफिकेशन भी सामने आया है कि जी इनको मुअत्तल कर दिया गया है, तो फिर मुकदमा दर्ज करके बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ जो तहकीकात थी वो एंटी करप्शन से कराई जाती तो फिर ऐसा लगता कि जैसे कोई कारगर चीज़ साबित हो रही है। लेकिन अगर कमेटी अपने ही अफसरान की बनाई जाए तो यकीनन कहीं ना कहीं बेनिफिट वो दे जाती है अपने अफसरान को। जिस तरह दूसरे अस्पताल का मैं आपको बता रहा था कि उसमें बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ मजीद जो सेक्शन है जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 409 और 34 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा लगाकर उनके खिलाफ थाना आरामबाग में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इनके खिलाफ भी अगर ये मुकदमा शायद दर्ज किया जाता तो लगता था कि शायद मजीद इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो और आगे इस किस्म की चोरी को रोका भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय उनको ओहदे से हटाया गया है और उसके बाद फिर कहा गया जी कमेटी तहकीकात करेगी, कमेटी जो अपनी सिफारिशात देगी उसके बाद फिर उस पर जो है अच्छा शाहिद, क्या सिर्फ अफसरान के खिलाफ ही कार्रवाई अमल में लाई गई है? क्योंकि देखा जाए तो अब तक दीगर मुलाजमीन भी इस तमाम चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। कितने मुल्जिमान जो हैं नामजद हुए हैं जो इसके अंदर इस चोरी में शामिल हैं?
देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मसला ये है कि वो कहते हैं जी जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी यानी सीबीडी इंतजाम का कहना है कि वो HOD की थी, यानी कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे फार्मेसी के, कहीं चोरी हो रही है, कहीं चेक एंड बैलेंस करना था, या उसके बाद अगर कोई जिम्मेदार था तो उस पर जो सबसे ज़्यादा फोकस करना था वो HOD को करना था। HOD अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे, इसलिए इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई वो इनके खिलाफ की गई। उनके साथ साथ अगर कोई सुपरवाइज़र, फार्मेसी इंचार्ज या दीगर स्टाफ अगर कोई मुलविस है या पाया गया तो उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात का आगाज़ किया गया है वो HOD के खिलाफ किया गया है, जो कि शोबा फार्मेसी के जो इंचार्ज हैं। यानी अभी तक जो नीचे वाला मामला है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। उनको ओहदों से फिलवक्त मुअत्तल नहीं किया गया है, ओहदों पर वो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ उस किस्म की कार्रवाई नहीं की गई है जो कि जिब्रान बिन यूसुफ के खिलाफ की गई है। उनको ओहदे से जिब्रान बिन यूसुफ को हटाया भी गया है और उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई के लिए भी लिख दिया गया है। अब कमेटी जो है सिफारिशात देगी तो उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन इस तहकीकात के दौरान अगर कोई अमला फार्मेसी का कोई स्टाफ या दीगर कोई मुलविस पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी बताया गया है कि कार्रवाई होगी, और न सिर्फ कार्रवाई खुद महकमा जाती की जाएगी, यानी कि जो उनको ओहदों से हटाया जाए या मुलाजमत से उनको निकाला जाए, बरतरफ किया जाए, बल्कि एंटी करप्शन हुकाम से भी इस मामले की तहकीकात की जाएगी, ये कहा गया है। कानूनी कार्रवाई क्या अमल में लाई जाएगी? क्या उनसे किसी किस्म की रिकवरी भी की जाएगी शाहिद? देखें, चूँकि जो स्कोप होगा जो कमेटी का बताया गया है स्कोप, तो ये इस मामले की जांच करना होगा कि किस किस अंदाज से और कब कब किस तरह ये वारदात डाली गई। लेकिन अगर ये चीज़ें पाई जाती हैं कि जी बिल्कुल 100% ये इस चोरी में मुलविस है, तो उसके बाद फिर जो रिकवरी या उसके बाद फिर जो तहकीकात है वो जो एक इन्वेस्टिगेशन का बाकायदा सर्टिफाइड इदारा होता है, यानी कि नैब या पुलिस या फिर उसके बाद एंटी करप्शन, तो वो कर सकता है। रिकवरी का इख्तियार उसके पास होता है कि मुकदमा दर्ज करें, चार्जशीट पेश करें, उसके बाद फिर रिकवरी के लिए दूसरी जो कार्रवाई है वो, और उसके बाद फिर इनको अगर मुलविस हैं तो उनको सजाएं देने की जो कार्रवाई है उस बात का आगाज़ वो कर सकते हैं। लेकिन जो कमेटी इब्तदाई तौर पर बनाई गई है उसका स्कोप ये है कि ये इस चोरी में मुलविस हैं या नहीं है, और हैं तो किस अंदाज से, उस कमेटी का फिलहाल स्कोप इतना ही है। कमेटी की सिफारिशात के बाद मजीद कार्रवाई जो है वो तहकीकाती इदारों से बाकायदा तौर पर कराई जाएंगी। ठीक है, बाद में बाकायदा तौर पर इस हवाले से कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, हम यहाँ सिर्फ सरकार को बुरा कहने नहीं बैठे हैं। सरकार तो अपनी जानिब से अवाम की खिदमत के लिए बैठी हुई है, मुफ्त अद्वियात दे रही है, लेकिन जब मुल्ज़िमान जो हैं, जो वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो मुलाजमीन हैं, वही इस चोरी में मुलविस पाए जाएंगे तो आम आवाम आखिर कहाँ जाएगी? अपनी दुहाई लेके किसको कहेगी? अवाम को और उन मुलाजमीन को इस हवाले से सोचना चाहिए कि उनके क्या हकूक़ हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कराची अद्वियात की चोरी और उस पर होने वाली कार्रवाई से तो आपको आगाह किया। अब बात करते हैं मुल्क में आला तालीम की गिरती हुई साख पर। और दूसरी तरफ वाइस चांसलर्स के वारे नयारे हो गए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन का सरकारी वाइस चांसलर्स की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि इस इजाफे से कौमी खजाने पर सालाना 1 अरब से जायद का खर्चा आएगा। वाइस चांसलर्स की तनख्वाहें 5 से 10 लाख होंगी। बात सिर्फ तनख्वाहों के इजाफे तक ही नहीं है, बल्कि भारी तनख्वाहों के साथ अलाउंस और मराद से भी वाइस चांसलर्स को नवाजा जाएगा। जी हाँ, इसी पर बात के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है रियाजुल हक ने। रियाज, ये बताइएगा कि आखिर ये तमाम मामला क्या है? तालीम पर तवज्जो नहीं दी जा रही जबकि तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। जी बिल्कुल फरजाना, हाई एजुकेशन सेक्टर अगर हम देखें तो जब से 18वीं तरमीम हुई है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़ाहिर एजुकेशन कमीशन जो इस्लामाबाद में है उसका रोल तो कम हुआ, लेकिन हाई एजुकेशन जो डिपार्टमेंट्स हैं सिंध में जो बना, पंजाब में बना, और थोड़ा बहुत जो एक्टिव है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो तनख्वाहों के हवाले से और बजट के हवाले से जो है वो वफाक को देखते हैं, यानी हायर एजुकेशन कमीशन को देखते हैं जो वजारत तालीम के जो है वो लाइन मिनिस्ट्री में आता है। तो अब मसला ये है कि यहाँ पे कहा यह जा
आ रहा है कि जनाब तनख्वाहों में जो है वो गुजारा नहीं हो रहा, बहुत मुश्किलात हैं। इसमें किसी हद तक सदाकत तो है, लेकिन आपने सिर्फ ज़ाहिर एक फैक्टर को नहीं देखना होता। बदकिस्मती ये है कि इन्होंने अगर वाइस चांसलर की तनख्वाह 4 से 5 लाख तक मौजूद है इस वक्त, तो अगर ये बढ़ा रहे हैं और 8, 9 और 10 लाख तक आप लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे मसाइल हैं उस पर जब हम आगे प्रोग्राम में अभी चलकर बात भी करेंगे तफसील से, उस तरफ भी अगर फोकस हो जाए तो बहुत बेहतर रहता। लेकिन फिल वक्त ऐसा नज़र आ रहा है कि सिर्फ तनख्वाहों पे, अलाउंसेस पे, पेट्रोल, बिजली के बिल और दूसरे जो मामलात हैं वो अपने आप को सिक्योर करने पे वाइस चांसलर लगे हुए हैं। और हाई एजुकेशन कमीशन भी बदकिस्मती से शायद उनके चुंगल में आ जाता है, तो फिल वक्त उनकी तनख्वाहें जो है वो ज़्यादा फोकस है। और अब आगे चल के हम उस पर बात करेंगे। मुल्क में जो 42% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके वाइस चांसलर्स ही मौजूद नहीं हैं, और जो सूबाई हुकूमतें हैं मुल्क भर में, यानी तकरीबन 147 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तकरीबन 65 से ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं या 60 के करीब जिनके वाइस चांसलर मुस्तकिल मौजूद ही नहीं है। लेकिन हमारा उस तरफ फोकस नहीं है, गवर्नेंस फोकस नहीं है, रिसर्च फोकस नहीं है। बस हमने डिग्रियां निकाल और फोकस जो है वो इस पे होगा कि वाइस चांसलर की जो तनख्वाहें हैं वो क्या है। तो फिल वक्त जो है जब मीटिंग्स होती हैं सिर्फ इस्लामाबाद में जब मीटिंग्स होती हैं तो मैरियट और बड़े बड़े होटलों में जो है वो उनको जो है वो उनका क़याम होता है, और हज़ारों रुपए जो है वो तकरीबन लाख तक भी जो है वो एक जो है पर नाइट जो है वो उनका ख़र्चा होता है। मीटिंग नशिस्तन बर्खास्तन से आगे नहीं जा पाती, और उसके बाद जो है वो मीटिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, और ज़्यादातर जो है वो एजेंडा जो है वो ये लेकर आते हैं कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए बड़े और एग्जेक्टिव जो है वो कमरे हैं जो वो भी रखे जाते हैं। तो ये इस तरह के मामलात हैं, तरजीहात तो यहाँ पे बदकिस्मती से ये है। और दूसरी तरफ जो तालीम का, जो आला तालीम का जो तबाही का जो सिलसिला है, इंटरनेशनल रैंकिंग है, वो जो है वो सबके सामने है। हम पहले 300 यूनिवर्सिटीज़ में भी बढ़ाने का तो कह दिया है, इतना बड़ा फैसला किया गया है और इतना बड़ा इजाफा दिया गया है, ये इदारे की जानिब से किया गया है या हुकूमत की जानिब से? ज़ाहिर है हाई एजुकेशन कमीशन जो है वो वज़ारत तालीम जो इस्लामाबाद में है उसकी वो उनकी लाइन मिनिस्ट्री या किस्म की, तो जो भी प्रपोज़ल होता है, जो ड्राफ्ट होता है, वो जो है वो हाई एजुकेशन कमीशन भिजवाता है वज़ारत तालीम को, और उसके बाद वो फाइनेंस डिवीज़न को भिजवाता है। तो ये जो इनिशियल ड्राफ्ट है जो हमसे शेयर किया गया है वो तकरीबन ये वो ड्राफ्ट है जो हमारे पास मौजूद है, और तकरीबन इस पर जो है वो एग्री कर लिया गया है। बस कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि रनिंग पे होगा, बेसिक पे होगा, या जिस तरह के जो थोड़े बहुत मामलात हैं वो जो है उसको निपटाना बाकी है। बाकी तकरीबन तमाम चीज़ें तय हो गई हैं, और उन मामलात को जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जो है वो टेकअप किया जा रहा है। अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि इस पर एक फ़ाइनल डिसीजन आ जाएगा। तो तकरीबन ये 90% का ये जो ड्राफ्ट हमारे पास मौजूद है यही ड्राफ्ट है, और यही आगे चल के जो है अमली शक्ल में हमारे सामने आएगा। और इसके बाद जो वाइस चांसलर की जो तनख्वाहें हैं वो तकरीबन लाखों में पहुँच जाएंगी, और बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उनकी तनख्वाहों के जो सिलसिले हैं वो हैरान कुन तौर पे इतने परेशान कुन है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहाँ पे जो रेगुलर तनख्वाहें हैं उनमें भी जो है वो मुश्किलात हैं, और बाकायदा तौर पे सूबे जो वफाक से ज़ाहिर फंडिंग लेते हैं, जो वफाक से या हाई एजुकेशन कमीशन से जो पैसे उनको आते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है कि वो बाकायदा तौर पर सैलरीज जो है वो जारी जो है वो कर सकें और उनको दे सकें। और अब हाल ही में एक मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा में ये फैसला हुआ कि जो 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा की, यानी 35 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको किसी तरीके से बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनके जो माली मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात हैं, वो संभाले नहीं जा रहे जो है वो सूबाई सतह पे, क्योंकि वफाक से जो फंडिंग है वो इस तौर पे नहीं आ रही। जो जारी अखराजात हैं, जो डे टू डे अफेयर्स के लिए अखराजात जिसे रिकरिंग ग्रांट कहा जाता है, उसके लिए भी उनके पास पैसे मौजूद नहीं है कि दफ्तर और जो तनख्वाहों के मामलात हैं उसको चलाया जा सके। तो डेवलपमेंट तो दूर की बात है कि नई लैब बनाई जाए, रिसर्च के लिए मामलात को देखा जाए। तो इस वक्त तो यूनिवर्सिटीज़ के जो बलूचिस्तान बाकी मामलात को चलाना तो मुश्किल है। देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर में असातिज़ा की भी शदीद किल्लत है। अगर तनख्वाह बढ़ाने की बजाय नए टीचर्स भर्ती किए जाते तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होता? एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है अगर उसको सही तरीके से चला लिया जाए, मसला यहाँ पे ये नहीं है कि नए असातिज़ा मौजूद नहीं है, बहुत सी जगहों पे नए असातिज़ा भी भर्ती किए गए। लेकिन मसला ये है कि उनको जो तनख्वाहें दी जा रही हैं वो प्राइवेट सेक्टर से इंतहाई कम है। मिसाल के तौर पर हम अब बात कर रहे हैं कि जी 5 से 10 लाख उनकी तनख्वाह हो जाएगी। अब सिंध में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी तनख्वाह 25 से 30 लाख भी वाइस चांसलर्स लेते रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी सिंध में थी जिसकी 25 से 30 लाख तनख्वाह थी, और एक और यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी जो सिंध में है उसकी 15 से 20 लाख रुपए उसके वाइस चांसलर जो है वो पिछले दिनों जो है वो हटे हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर तनख्वाहों में तफावत बहुत ज़्यादा मौजूद है, डिस्पैरिटी जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो बदकिस्मती ये है कि नया स्टाफ मसला नहीं है, मसला है कि जो स्टाफ आपके पास मौजूद है उसको आप कितना एम्पावर करते हैं, कितना आप उसको पैसे देते हैं, अलाउंसेस देते हैं ताकि वो फोकस रह के काम करें। तो तरजीह जो है वो ये है कि वाइस चांसलर को गाड़ी मिल जाए, उसको प्रोटोकॉल मिल जाए, उसके गिरद सिक्योरिटी के गार्ड्स हों, हूटर वाली गाड़ियाँ हों, उसको यूटिलिटी बिल्स की मद में जो लाखों उसके बिल का घर का जो किराया है वो फ्री हो जाए, और इसके अलावा गैस के खर्चे और दूसरे तेल जो गाड़ियों का तेल और वो सारा खर्चा है वो जो है वो 4-4 हज़ार लीटर तक जो उनको फ्री दिया जाता है। तो ये वो जो सारे अल्ले तल्ले हैं वो बदकिस्मती से टॉप जो टियर है वही देखता है, लेकिन बाकी जो टीचर्स हैं, जो नीचे स्टाफ है, जिन्होंने बाकायदा टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंटरेक्ट करना होता है, उस पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये तो आपने हमें चंद चांसलर्स बताए कि जिनकी 25 से 30 लाख आप तनख्वाह बता रहे हैं। ओवरऑल देखें तो एक वाइस चांसलर की तनख्वाह कितनी होती है और क्या क्या मराहत उनको दी जाती हैं? ओवरऑल जो एक वाइस चांसलर है तकरीबन उनकी जो एवरेज जो पाकिस्तान में तकरीबन 150 के करीब जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वैसे तो तकरीबन 200 से ज़ायद हैं, लेकिन जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तकरीबन 150 के करीब हैं। उनके वाइस चांसलर्स हैं उनकी तनख्वाहें 4.5 से 5 लाख से शुरू होती हैं और 6-7 लाख तक जाती हैं। अब जब ये रिवाइज हो जाएंगी तो ये 10 से ज़्यादा लाख तक पहुँच जाएंगी जी मिनिमम है। और इसमें जो आपके ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं, इनके अलावा जो इनको गैस की बिजली की मद में जो उनको अखराजात दिए जाते हैं, अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो इसके अलावा हैं। उनके अलावा जो उनके गाड़ियों के डीजल और तेल के जो खर्चे हैं वो इसके अलावा हैं। और अब जो इजाफा किया गया है रियाज, अब जो इजाफा किया गया है इसके बाद एवरेज तनख्वाह कितनी हो जाएगी? उसके बाद तकरीबन एवरेज जो तनख्वाह है वो तकरीबन 8 से 10 लाख तक पहुंच जाएगी। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 12 से 14 लाख तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन जो एवरेज तनख्वाह है वो तकरीबन 6 से 10 लाख तक 8 से 10 लाख तो कई जगहों पे कही जा रही है, लेकिन ज़रा जब फाइनल प्रपोजल आएगा तो तकरीबन 7 लाख तक मिनिमम बन रही है सैलरी। 4-4.5 से 7 लाख तक और 10 लाख तक जो है वो तनख्वाह वाइस चांसलर्स की बन जाएगी। ठीक है। अच्छा रियाज, ये बताइएगा कि तालीमी निज़ाम पहले ही खस्ता हाली का शिकार है, तनख्वाहों में इतना इजाफा क्या तालीमी निज़ाम को बेहतर करेगा? बदकिस्मती से ये ज़ाहिर है एक बहुत एक लोडेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो जवाब है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी ये रिलेटेड हायर एजुकेशन सेक्टर से कि एक तरफ हम एक ही जो हिस्सा है हायर एजुकेशन किसी यूनिवर्सिटी का उसको हम फोकस कर रहे हैं, उसको एम्पावर कर रहे हैं, उसको हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैं बात शुरू में करने वाला था कि सबसे बड़ा काम यूनिवर्सिटीज़ का होता है रिसर्च। आप नई रिसर्च लाते हैं, मिसाल के तौर पर आजकल सोलर जो पैनल्स की बात हो रही है, शमसी तवानाई की बात हो रही है, तो कितनी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल और बैटरीज़ के बनाने के लिए जो है वो आसान नरखों में, अर्जान नरखों में पाकिस्तान में जो है वो वहाँ प्लांट बनाने का सोचा, यहाँ पे कुछ नई इनोवेशन लाए कि जी बाहर से ना मंगवाएं, चीन से, रूस से, बरतानिया से, कनाडा से जो है वो चीज़ें ना मंगवाएं, पाकिस्तान के अंदर हमने जो है एक ब्रेक थ्रू कर लिया है। कोविड आया, उस ज़माने में बड़ी बातें चली जी पाकिस्तान में वैक्सीन बनाई जाएगी, कोई वैक्सीन नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ। और हालांकि पड़ोसी मुल्क भारत में जो है वो शमसी तवानाई से चीज़ें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा अद्वियात वो यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे जो है वो वैक्सीन जो है वो उसको देखा जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च इसलिए होती है कि जो प्रोफेसर्स हैं उनकी प्रमोशन हो जाए, क्योंकि जब वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, फिर वो असिस्टेंट बनते हैं, फिर वो सीनियर बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं, ये सारी जो इनकी प्रमोशंस होती हैं वो रिसर्च की बेस पे होती हैं। तो वो कागज़ जो है वो भरने काले करने होते हैं और वो भर दिए जाते हैं। और हमने देखा पिछले कुछ अर्से में कि पाकिस्तान के अंदर रिसर्च के हवाले से पूरी दुनिया में बदनामी हुई, जब इंटरनेशनल रैंकिंग वाले जो जर्नल्स थे उन्होंने, वॉच डॉग थे, उन्होंने जो है वो डिटेल्स जारी की कि पाकिस्तान के इतने ज़्यादा हज़ारों में रिसर्च पेपर जो हैं वो बग़ैर किसी कंटेंट और सब्सटेंस के होते हैं, उनकी कोई किसी किस्म की अहमियत नहीं होती, वो सिर्फ सफ़े काली की जाते हैं, उनसे सिर्फ प्रमोशन ली जाती है। और कादिर यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के ऐसे प्रोफेसर आए जिन्होंने 1,000 से ज़ायद जो रिसर्च पेपर एक साल के अंदर लिखे, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में ये हुआ। तो रिसर्च हमारा जो है वो फोकस नहीं है, हमारा फोकस ये है तनख्वाहें हैं, अलाउंसेज हैं। प्रोफेसर्स भी अब इस दौड़ में लग गए हैं कि एक तरफ वो तनख्वाहें, वाइस चांसलर्स की तनख्वाहें तो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन देखा जाए तो मुल्क की बेशतर यूनिवर्सिटियां बगैर वाइस चांसलर्स के चल रही हैं। तो क्या इस हवाले से अब नई भर्तियां होंगी या नहीं?
जी बिल्कुल, अगर पंजाब के हवाले से देखा जाए तो पंजाब की तकरीबन जो 65 जामियात हैं टोटल, उसमें पंजाब में 49 जो जामियात हैं उनमें जो है वो वाइस चांसलर जो है तकरीबन लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो 30 जामियात हैं उनमें वाइस चांसलर जो है वो मौजूद ही नहीं है। 25-30 का इश्तिहार हमने कुछ अर्सा पहले देखा, लेकिन बीच में हुकूमतों के हवाले से इतना ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी है कि कुछ समझ नहीं आती कि कौन होगा। गवर्नर भी बीच में चेंज हो गए। अब जाहिर है जो वाइस चांसलर्स के हवाले से जो कमेटी बनाई जाती है वो भी अगेन उसमें सियासी भर्तियाँ होती हैं, बहुत सियासी बैकिंग होती है। बहुत से ऐसे MNAs और MPAs होते हैं जो अपने लोगों को आगे लाना चाहते हैं, अपने लोगों को आगे लाना चाहते हैं कि उनके जो है जो हल्के के लोग हैं और उनको वाइस चांसलर लगाया जाए, रेक्टर लगाया जाए या इस तरह की चीज़ें जो है वो की जाती हैं। तो ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि सियासत की नज़र हो जाते हैं। तो पंजाब में जो है तकरीबन 30 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें वाइस चांसलर मौजूद ही नहीं है, और तकरीबन 18 से 20 यूनिवर्सिटीज़ जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं वहाँ भी ये सूरत हाल है कि वहाँ भी वाइस चांसलर मौजूद नहीं है। और इसी तरह तकरीबन बेशतर यूनिवर्सिटीज़ जो बलोचिस्तान की हैं वहाँ भी ये सूरत हाल है कि बेशतर यूनिवर्सिटीज़, यानी बदकिस्मती से 11 से 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं बलोचिस्तान में, तकरीबन मेजॉरिटी जो है वो एड हॉक पे चल रही हैं। एक तरफ हम एड हॉक जजेस की बात करते हैं तो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ पूरी की पूरी एड हॉक जो है वो वाइस चांसलर पे चलाई जा रही हैं, और वो डे टू डे अफेयर्स को देख रहे होते हैं, सारा प्रोटोकॉल ले रहे होते हैं, और वो इसी में खुश हैं क्योंकि 6-8 साल से ज़्यादा उन यूनिवर्सिटीज़ का दीगर भी तो सिस्टम होता है ना। तो जिन यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स नहीं हैं उनका सारा सिस्टम कौन चला रहा है इस वक्त? वो जिनमें वाइस चांसलर नहीं है तो वहाँ पे एड हॉक पे जो वाइस चांसलर है, जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होता है या डीन होता है, उसको जो है वो वाइस चांसलर लगा दिया जाता है। और वो चूँकि ज़ाहिर है कई जगहों पे गवर्नर्स के जो चांसलर होते हैं उस सूबे के उनके मनपसंद होते हैं, लिहाजा वो अपना काम जारी रखते हैं। सिंडिकेट की मीटिंग्स हो जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ की सेनेट की मीटिंग्स हो जाएँ, उसमें बाकायदा तौर पर फैसले जो है वो अप्रूव करते हैं, सारा कुछ होता है। कई जगहों पर बाकायदा फुल इख्तियार होता है। जो एड हॉक पे एक किस्म के जो लगे होते हैं, जो कुलवक्ती जो वाइस चांसलर लगे होते हैं, वो सारे मामलात को संभालते हैं और तमाम जो इख्तियारात हैं वो संभालते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो उनके पास वो सलाहियत नहीं होती, ना वो इतने काबिल होते हैं, लेकिन मामलात को वो चलाया जा रहा है। और एड हॉक पे जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। 42% से पाकिस्तान की जो जायद यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एड हॉक पे चल रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और जहाँ पे तालीमी निज़ाम, रिसर्च और हाई एजुकेशन कमीशन जो ओवरऑल इस सेक्टर को देखता है, उसको भी इस मामले को फोकस करने की जरूरत है। एक वक्त था कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आलमी जो रैंकिंग है उसमें बहुत बेहतर थी, हाई रैंकिंग में जा रही थी। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे में देखा जाए तो तालीमी इदारों की आलमी रैंकिंग जो है वो डाउन होती जा रही है, वो गिरती जा रही है। तो क्या पुराने वाइस चांसलर्स की तनख्वाहें बढ़ाने से वो रैंकिंग बेहतर हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। अगेन सबसे जो बड़ी बात है वो रिसर्च का माहौल है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च का माहौल नहीं है। आपने रैंकिंग की बात की, कुछ अर्से पहले QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो जारी करता है, जिसमें पाकिस्तान की 300 जो टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसको स्टैंडर्ड समझा जाता है कि पूरी दुनिया में जो 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं रैंकिंग में जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उसमें पाकिस्तान की कोई एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी शामिल है, वो 315 पे है। अगेन अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये रिसर्च की बेस पे होता है। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से ये रिसर्च पेपर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो खुशहाल है। इतने ज़्यादा रिसर्च पेपर यहाँ पे जारी होते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, 1000 से शायद मकाले या रिसर्च पेपर उन्होंने जारी किए, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जो शायद ChatGPT से तो आप जो है वो करवा सकते हैं, लेकिन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो ये वो नंबर्स हैं जमा करवाते हैं, उसकी बेस पे रैंकिंग्स होती हैं। उसके बाद हम NUST जो है वो 353वें नंबर पे है। उसके बाद जो लम्स अगेन पाकिस्तान की दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है, वो 535वें नंबर पे जो है आती है। तो 300 में कोई नहीं है, 315 में आता है, 353 में आया और लम्स 553 पे आ गई। तो ये हमारी, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो 570 में पंजाब यूनिवर्सिटी है, फिर 800, 900, 1000 और 1100 पे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग हमारी पहुंच जाती है। तो आपने कहा कि क्या इन वाइस चांसलर की तनख्वाहें बढ़ाने से, इनकी तनख्वाहें बढ़ाने से क्या जो हमारा रैंकिंग है वो बढ़ जाएगी? मेरा ख्याल है शायद 1 से 5% ये फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो रिसर्च के लिए जो माहौल चाहिए होता है उसके लिए आपको कॉम्पिटेंट लोग जो है वो टॉप पे लगाने होते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो सियासी मंजूरी नज़र लोग लगाए जा रहे हैं, हर जगह बदकिस्मती से हो रहा है। तो ये जो तनख्वाहें वाइस चांसलर्स को दी गई हैं, इन्हीं तनख्वाहों पे हम रिसर्चर्स हायर नहीं कर सकते थे?
अब ज़ाहिर है रिसर्चर्स का भी एक मतलब अगेन एक पूरा डिफरेंट चैप्टर है रिसर्च वाला कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिसाल के तौर पर जो स्टूडेंट्स मास्टर्स करने जाते हैं, जो स्टूडेंट आजकल ज़ाहिर है बीएस डिग्री का बहुत ज़्यादा वो है, तो जब बीएस की 4 साल डिग्री होती है उसके एंड में लास्ट जो सेमेस्टर होता है वो स्टूडेंट रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च जो होती है मिसाल के तौर पर सोलर पैनल पर रिसर्च की जाए, बीमारियों पर वैक्सीन की जाए, मलेरिया के मसाइल हैं, मेडिकल के शोबों में देखा जाए, मीडिया के शोबों में देखा जाए कि जो नए डिजिटल के जो फॉरम्स हैं उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, कितने लोग जो है वो मीडिया को यूज़ कर रहे हैं और नई इनोवेशंस क्या हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनका काम होता है कि ऐसी नई रिसर्च जो है लाई जाएँ। अब अगेन जब प्रोफेसर सियासी बुनियादों पर लगेंगे, वाइस चांसलर बुनियादी जो है वो सियासी बुनियादों पर लगेंगे, तो फिर वहाँ पर बदकिस्मती से ऐसे लोग ही आएंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो ऐसी रिसर्च करेंगे जो खाना पूरी होगी, जो कट पेस्ट होगी, और उनको देखने वाला जो होगा वो भी अगेन इतना काबिल तो नहीं होता। तो हमारे यहाँ रिवायत जो है अब वो बहुत ज़्यादा बदल गई है। पहले बहुत ज़्यादा अमीक नज़रों से जो है वो रिसर्च को देखा जाता था, प्लेजरिज्म को देखा जाता था। अब वो नए तरीके आ गए हैं, चैट जीपीटी आ गया है, उसको देखने का कोई तरीका नहीं है। तो वाइस चांसलर को आखिरी सवाल है, कौन से वो ऐसे इस्लाहात हैं जो शोबा तालीम में लानी चाहिए, किन सेक्टर्स को बेहतर करना चाहिए, और कौन से अहम मसले हैं जिस पर हुकूमत को तवज्जो देनी लाजमी है? हम ज़ाहिर इस प्रोग्राम में 3-4 चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑरिक्स होते हैं, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन, और जो उसके हवाले से जो पूरा एक सेंटर बनाया जाता है हाई एजुकेशन कमीशन की तरफ से, तकरीबन पाकिस्तान में 40 से 50 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो मौजूद है, उसको एक्टिवेट की जाए, रिसर्च के कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट की जाए, लैब्स बनाई जाएँ, चाहे वो मेडिकल का शोबा है, चाहे वो नॉन मेडिकल हैं, चाहे वो मीडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मीडिया के डिपार्टमेंट्स हैं, इसी तरह सोशल साइंसेज के जो डिपार्टमेंट्स हैं, रिसर्च के शोबे में इन्वेस्ट किया जाए, प्रोफेसर अच्छे बाहर से लाके पाकिस्तान में बसाए जाएं, उन पे इन्वेस्टमेंट की जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस हैं हमें, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हैं, मेडिकल के हवाले से हैं, उसमें रिसर्च में हम इन्वेस्ट करें ताकि पाकिस्तान को नई अद्वियात, नए मीडिया के हवाले से और जो सोशल साइंसेज के हवाले से हमें जो चैलेंजेस हैं उसको बेहतर बनाया जा सके। ठीक है रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, तालीम एक ऐसा है जिस पर तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी बहुत गिरती जा रही है, पहले से उसका मयार भी डाउन होता जा रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बगैर वाइस चांसलर्स के चल रही हैं, अगर वो उनके बगैर चल सकती हैं तो तनख्वाहें बढ़ाने से मेरे ख्याल में कुछ भी बेहतरी नहीं आएगी। अलबत्ता रिसर्च सेक्टर को अगर हम बेहतर करें तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हो सकती हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ तो वाइस चांसलर्स की मौजें हैं, दूसरी जानिब अस्पतालों में अद्वियात की चोरियां हो रही हैं, और तीसरी जानिब लाहौर के मियो अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों को भी जान के लाले पड़ गए हैं। इमरजेंसी की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से नई इमारत जगह जगह से टपकने लगी है। सेम ने दरो दीवार खोखले कर दिए हैं। अमले और अस्पताल के जिम्मेदारान ने सूरत हाल पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम। जी फ़हीम, बताइएगा कि एक तरफ तो अस्पतालों में अद्वियात चोरी हो रही हैं, दूसरी जानिब अस्पतालों की ये खस्ता हाली है, क्या वजह है? फरजाना, बहुत शुक्रिया। ये एक अलमिया है कि जो लाहौर के बड़े हस्पतालों में शुमार होने वाले म्यू हस्पताल पर तकरीबन 1390 मिलियन रुपए जो हैं वो 3 माह में ख़र्च किए गए रीवैम्पिंग के नाम पर। यानी कि जो लोग यहाँ पर आए, एमरजेंसी में आए, उन्हें खूबसूरत इमारत नज़र आए, कोई एयर कंडीशन इमारत हो, बेड नए हों, और ये तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए सिर्फ 3 माह का टाइम दिया गया, और उसकी रीवैम्पिंग के नाम पर तकरीबन बताया जा रहा है जैसे कि 390 अरब रुपए जो हैं वो 390 मिलियन रुपीस जो हैं वो खर्च किए गए। अब 390 मिलियन खर्च करने की जिम्मेदारी जो है वो CNW डिपार्टमेंट को दी गई थी। उन्होंने ठेकेदार भी हायर किया, कंसल्टेंट भी हायर किया, और 3 महीने में जी रीवैम्पिंग हो गई। रीवैम्पिंग हुई, उसके बाद उस तकरीबन तीसरे दिन जो है रीवैम्पिंग मुकम्मल होने के बाद उसकी वैल्यूएशन हुई। वैल्यूएशन होने के बाद उन्होंने कहा जी सब कुछ क्लियर है और इनको ठेकेदार को बाकायदा तौर पर पेमेंट कर दी जाए। यह माजरा है फरवरी तक का। मई में आकर DMS एडमन हैं,
चीमा साहब, अच्छा, उन्होंने अपने जो सीईओ हैं म्यू अस्पताल के, उन्हें एक ख़त लिखा कि ये जो यहाँ पर रिवैम्पिंग के नाम पर करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं, इसके बायस जो छतें हैं और जो इमारत है वो खस्ता हाली का शिकार है और हमें यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये रिवैम्पिंग के नाम पर बहुत बड़ा गपला हुआ है, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो करवाया जाए। उन्होंने 25 मई को ये लेटर जो है अपने सीईओ को लिख दिया, लेकिन 10 दिन इंतज़ार किया, उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद उन्हीं जो चीमा साहब हैं एडमिन के, उन्होंने CNW को ये लेटर लिखा कि जनाब आपने जो ये हमें एमरजेंसी को रेनोवेट करके दे दिया है, यहाँ पर जगह जगह सीपीज है, हमें यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इसका कोई सदबाब करें, इसके ऊपर कोई आप हल निकालें। क्योंकि जो CEO को लेटर लिखा था उसमें कहा गया था कि ये जो पैसे लगे हैं इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं, और जो अब इनको जो CNW को लिखा है लेटर, उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो आपने हमें काम करके दिया है इसकी क्वालिटी जो है वो इंतहाई नाकस है, जिन लोगों ने इनको बनाया है उसको भी पूछा जाए, जिन लोगों ने इसके पैसे रिलीज किए गए उनसे भी पूछा जाए, क्योंकि अब जो छतें जिस तरह लीक हो रही हैं, हमें यहाँ पर मुलाजमीन की जो जान है उसके लाले पड़े हुए हैं कि कहीं ये छाती नबीन पर ना आ जाए। पानी गिरने की वजह से जगह जगह पर पानी जो है वो खड़ा हुआ होता है और अमूमन वहाँ पर मरीजों को जिनकी सहूलत के लिए ये रिवैम्पिंग की गई थी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब ये तमाम सूरत हाल जो है वो इस वक्त लाहौर के सिर्फ म्यू अस्पताल पे की है जहाँ पर ये सूरत हाल है। अब ज़रा ये अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर के तकरीबन जितने भी अस्पताल हैं, जिसमें सर्विसेज अस्पताल है, जना अस्पताल है, जनरल अस्पताल है, वहाँ पर भी जो है वो रिवैम्पिंग के नाम पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगा दिए गए हैं और उस हवाले से भी जगह जगह पर शिकायत आ रही हैं। ये तो बाकायदा तौर पर अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदार हैं उनकी जानिब से ये बता दिया गया है कि म्यू अस्पताल में इतने पैसे लगाने के बावजूद जो है वहाँ की जो एमरजेंसी है वहाँ पर ये सूरत हाल है। जी लेकिन फहीम, पुरानी इमारत तो नहीं थी, नई इमारत है, लेकिन इतनी अबतर सूरत हाल, तो इसकी वजह क्या सिर्फ नाकिस मटेरियल ही है? बिल्कुल जी, सूरत हाल ये है कि ये जो इमारत थी ये इमारत तो पुरानी ही थी, इसके सिर्फ जो सिविल वर्क है उसके ऊपर ही इतने पैसे लगाए गए हैं कि वहाँ पर टाइल्स नहीं लगाई गई हैं, वहाँ पर जो दीवारें जो हैं वहाँ पर टाइलें लगा दी गई हैं, छतों को जो है वो सीलिंग कर दी गई है। ये पैसे फरजाना उन्हीं पर लगे हैं, ये किसी और चीज़ पर नहीं लगे। और उसी का ही थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो करवाने का अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से ही कहा जा रहा है कि हम तो इसको बनाने में जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि महकमा हेल्थ ने इसको बनाया था, बराह रास्त जो है CNW इसको एग्जीक्यूट करने वाली थी, उनकी जानिब से ही ठेकेदार को हायर किया गया, उन्हीं की जानिब से ये तमाम सूरत हाल जो है वो मैनेज की गई। तो अब ये सूरत हाल है कि ये म्यू अस्पताल जो है वहाँ पर जो जाने वाले लोग हैं वो इख्तियार ज़रूर करें, क्योंकि अस्पताल की इंतजामिया ने ही इमारत को जो है वो ख़तरनाक करार दे दिया है। क्या इस खस्ता हाल इमारत में अभी भी काम जारी है या कंप्लीट कर दिया गया था? उनकी जानिब से कंप्लीट हो गया था? बिल्कुल जी, ये जो CNW है उनकी जानिब से जो इसका अपने पोर्टल के ऊपर जो तफसीलात हैं वो अगर मैं आपको थोड़ा सा उसके हवाले से बता दूं ताकि आपको उसमें जो है वो क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। क्योंकि जो पैसे यहाँ पर उन्होंने इसके लिए रखे गए थे वो 1390 मिलियन थे और बाकायदा तौर पर जो अगर आप आदादो शुमार की बात करें तो 31/1 को जो है 2024 को इस काम का आगाज़ किया गया था और आप यकीन करें कि 28/9/2023 जो है इसको जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ करने की जो जिम्मेदारी दे दी गई। 3 महीने का ये प्रोजेक्ट था और PWP जो है वो इसकी अप्रूविंग अथॉरिटी थी और साथ ही साथ जो इसका डिज़ाइन जो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हुकूमत पंजाब है उसकी जानिब से बनाया गया था। और साथ ही साथ अगर इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल की हवाले से बात करें तो इन्होंने बाकायदा तौर पर अदाद शुमार जारी किए हैं। अच्छा। जो ये आपको वेबसाइट पर नजर आएंगे, लेकिन इस वेबसाइट के साथ अगर वो लेटर जो कि इंतजामिया ने अस्पताल की इंतजामिया ने जारी कर दिया है कि वहाँ पर यह सूरत हाल है, तो अब इसका लाजमी तौर पर एक तो थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए कि इस काम की क्वालिटी क्या थी और जब गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी फाइनल पेमेंट की जाती है तो उसमें बाकायदा तौर बताया जाता है कि इस वक्त जो काम की सूरत हाल है वो क्या है, इस वक्त कितना काम मुकम्मल हुआ है, कितनी चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हुई हैं और उसकी जो क्वालिटी है उसका स्टैंडर्ड जो है वो भी सरकारी अदारा अप्रूव करता है तो फाइनल पेमेंट होती है। अच्छा फहीम, जो खुर्द-बुर्द हुई, जो करप्शन हुई, ये तो बाद का मामला है। सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरजेंसी की तामीर का जो ठेका था वो किसे दिया गया था और वो किसने दिया था? देखिए जी, मैं आपको अभी आपको पूरा एक स्केड्यूल बता देता हूँ
कि जो इसका जो ठेका था किस तरह हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ। ठीक है, ये जो है ना जो ADP जो सेक्टर है वो हेल्थ का था, जिसने ये किया, स्पेशलाइज हेल्थ केयर जो है उसका ये प्रोजेक्ट था। 1390 मिलियन रुपीज़ इसकी लागत थी। 28/9/2023 को इसको अप्रूव किया गया और 28/9/2023 को ही इसका जो प्लान है वो भी स्टार्ट हो गया, जबकि 31/1/2024 जो है इसको ख़त्म करना था और 28/9/2023 जो है इसकी जो थी। असल जो मामला है इसका जो 2/1/2023 जो है इसका बाकायदा तौर पर विजिट किया गया और सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि तमाम हुकूमती डॉक्यूमेंट्स, तमाम हुकूमती विजिट्स, तमाम हुकूमती पेमेंट्स, तमाम चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई, जिसमें यह भी बताया गया कि इस प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन है, इसकी जो क्वालिटी है, वो जो सरकारी मेयार है उसके ऊपर पूरा उतरता है। उस चीज़ को पूरा रखते हुए ये किया गया। अब जब हस्पताल की तरफ से शिकायत आ गई है जिसके ऊपर संजीदगी से जो है वो अभी तक कोई बाकायदा इकदाम देखने में नज़र नहीं आया। इस तमाम सारे मामले के बाद जब इसको हाईलाइट किया गया, इस सारे मामले को, तो उस हाईलाइट करने के बाद जो DMS एडमन है उनके ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आया हुआ है कि आपने ये जो लेटर्स हैं वो किस तरह लीक कर दिए मीडिया को, ये किस तरह की सिचुएशन है। और इस तमाम सूरत हाल के बाद उन्होंने राब्ता भी किया और उनका ये कहना था ये तो हमने उन्हें इतला देने के लिए किया था। जी, इतला अगर दी थी तो इतला लेकिन फहीम, जब मटेरियल आता है तो क्या मटेरियल के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? क्योंकि उसने तो तामीर में इस्तेमाल होना होता है। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की दौरान तामीर कोई निशानदही नहीं की गई किसी की जानिब से। देखें, अगर कोई प्रोजेक्ट सरकार का इस तरह का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है, उसमें कंसल्टेंट होता है, उसके बाद एक एग्जीक्यूशन कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी। क्या फायदा ऐसे कंसल्टेंट का जिसको नाकिस मटेरियल का ही नहीं पता चला? बिल्कुल सूरत हाल ये है कि उन्होंने अपनी फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी दी है इस काम के मुतालिक। उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही जो अस्पताल की इंतज़ामिया है, DMS एडमन जो हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसका थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए इस सारे काम का, कि जी कि ये जो काम किया गया है इसके ऊपर जो लागत बताई जा रही है, आया कि वो लागत भी उतनी आई है कि नहीं आई। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और अगर इसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात होंगी फरजाना, तो वो बात जो है कहीं से कहीं निकल जाएगी। क्योंकि अभी तक ये देखे ना कि ये तो एक बिल्डिंग का स्कैंडल है। अभी जैसे आपने इंट्रो में अपने बात की कि चोरी की दवाइयाँ, आपको ये पता है कि कुछ दिन पहले जो है वो लाहौर के जनरल अस्पताल में दवाइयाँ चोरी हुई, पुलिस ने पकड़ लिया, CI ने पकड़ लिया और उसमें उन्होंने किया क्या, 3 लोगों को मुअत्तल कर दिया। भाई जिन लोगों ने चोरी की वो तो चलो जेल में चले गए, जो इसके जिम्मेदार थे, जो जिनकी सुपरविजन थी, वो अभी तक अपने उसी हॉस्पिटल पे बैठे हुए हैं, वैसे ही प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, वैसे ही जो दीगर अमला बैठे हैं। शाहिद से भी की थी कि अद्वियात चोरी हो रही हैं, इसका सद्देबाब कैसे किया जाएगा जब आप सिर्फ एक बंदे को पॉइंट आउट करेंगे, जबकि पूरा का पूरा एक माफिया है जो इसमें मुलव्विस है, उन तक हाथ क्यों नहीं डाला जाता है? देखें, अभी आपने जो दवाइयों की बात की है ना, तो दवाइयों का ये मैं बता दूं कि पिछले 8-10 माह में ना सूरत हाल ये है कि बाकायदा जो है ना वो टेंडर्स जो है ना वो अदवायात के नहीं हो रहे। हमारे ज़राए का ये कहना है, ठीक है, सिर्फ कोटेशन के जरिए अदवायात खरीदी जा रही हैं। ठीक, जब कोटेशन के जरिए आती हैं तो उसके ऊपर ना तो खरीदने पर चेक एंड बैलेंस होता है, वो एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने को तैयार है। जबकि हमारे पास ये भी इतलात हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह चोरी की दवायात सामने आई हैं, इसी तरह के जो एक्सपायर इंजेक्शन है वो भी जो है वो अस्पतालों की फार्मेसियों से मिले हैं और उसके ऊपर भी जल्द जो है वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। तो महकमा सेहत जहां पर जो है आम लोग जिनकी उम्मीद होती है अस्पतालों में जाएंगे, वहां पर हमें सरकारी अस्पताल में इलाज बेहतरीन मिलेगा, अदवायात जो हैं वो 1 नंबर मिलेंगी, एक्सपायर नहीं होंगी, बिल्डिंग जो है वो महफूज होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक सवालिया निशान खड़े किए हुए हैं। लेकिन फहीम, हम सरकार को तो मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते ना। सरकार तो अवाम की खिदमत के लिए हाजिर है, वो तो फ्री अद्वियात देती है, आपको मुफ्त इलाज देती है, नीचे जो अमला है वो ही उसके अंदर खुर्द-बुर्द कर जाता है, अवाम कहाँ जाएगी? देखें, सरकार जो है ना, यहाँ पर पंजाब में 2 सेहत के मिनिस्टर हैं, ख्वाजा सुलेमान रफीक और इमरान नज़ीर। अब दोनों के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो बेशक जो मर्जी करते हैं, उन्होंने रिपोर्ट तो नीचे इंतज़ामिया से लेनी है और इंतज़ामिया जो है उन्हें सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है। जब सब अच्छा की रिपोर्ट जब मीडिया में निकल के बात आती है, जैसे कि चोरी के दवायात का मामला हो, क्योंकि अगर ये जो दवायात चोरी हो रही हैं, ये आप याद रखें कि अस्पताल में दवाई जो है चोरी करके बाहर ले जाना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब अस्पताल में दवाइयाँ आती हैं उसका बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड भी मेनटेन किया जाता है कि कितनी दवाइयाँ आईं
और मरीजों ठीक को है। बाकायदा तौर पर कंप्यूटराइज पर्ची दी जाती है अच्छा। कि ये दवाइयाँ जो हैं इन मरीजों को दी जा रही हैं। अब उसका ऑडिट करवाना अस्पताल इंतजामिया की जिम्मेदारी थी, अब वो सिर्फ इस चीज़ को लेके कि दवाइयाँ चोरी हो गई हैं, जिन्होंने चोरी की हैं उनको फारग कर दो। अद्वियात भी तब सिस्टम- चोरी होंगी ना जब बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग के अंदर हमला होगा और वहां पे आवाम जाएगी या वहां पे जो हमला होगा वो उसको चोरी करेगा। हम अपनी तामीरात की जानिब भी अगर आए तो सरकारी तामीरात को इंजीनियर्स पास करते हैं, क्या तामीर के बाद उसको इंस्पेक्शन नहीं किया जाता? क्या उनका राइट नहीं बनता कि जाएं और जाके वहां पे इंस्पेक्शन करें? देखें, जब भी आप छोटा सा भी सरकारी काम या करते हैं, यानी कि आप सड़क बनाते हैं, छोटी सी इमारत भी बनाते हैं, उसकी जो अदायगी है फाइनल, वो जब तक उसका क्वालिटी जो टेस्ट है वो नहीं हो जाता, जो उसका कंसल्टेंट है वो उसको अप्रूव नहीं करता कि जिस बिहाफ पे, जिस कीमत पर ये टेंडर मुतलका कंपनी को अवार्ड किया गया था, उसने उसी स्टैंडर्ड, उसी क्वालिटी के ऊपर काम किया है, अब इसको पेमेंट कर दी जाए। ये तो एक सरकारी तरीक़ाकार है। अब जब उसी सरकारी तरीक़ाकार के तहत जो मुतलका अदारे हैं उन्होंने वो अदायगियाँ भी कॉन्ट्रैक्टर को कर दी, उसके 3 महीने बाद, यानी कि आप ये समझ लें कि फरवरी में अगर वो काम मुकम्मल हुआ है या मार्च में मुकम्मल हुआ है, तो मई में 25 मई को ख़त लिख दिया जाता है कि भाई ये जो इमारत है ये इसमें लीकेज शुरू हो गई है, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं। इसका मतलब कि जब ये काम हो रहा था उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो फौरी तौर पर। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, NICVD में अद्वियात की चोरी, म्यू अस्पताल में खस्ता हाल इमरजेंसी का स्कैंडल और सरकारी वाइस चांसलर्स की मौजों की सूरत हाल तो आपने जान ली है। अब तक के लिए इतना ही। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मजीद नए इंकशाफात के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।